नेगेटिव। हम्म। सर 4, 8, 12 नेगेटिव नहीं होंगे? अगर मतलब 1, 10 नहीं है वहां पर, चार हम्म। आठ बारह है, तो वो नेगेटिव होगा या क्या होगा? 4, 8, 12 निगेटिव नहीं होगा। 5, 8, 12 अच्छा निगेटिव। मतलब, 5, 8, 12 अच्छा निगेटिव मतलब, होगा। ओके, मतलब 4, 8, 12 मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए नेगेटिव नहीं है। नहीं, 8 8 जो है सर्जरी हो जाता है, ठीक है। 12 हाँ जो जी, है हाँ जी। हॉस्पिटल हो जाता है, जैसे कि 12 जो हॉस्पिटल हो जाता है। तो अगर 4, 8, 12 है तो वहाँ निगेटिव नहीं माना जाएगा। अगर वहाँ पे 5, 11 है, ऊपर कहीं 5 है, नीचे 5 है, या ऊपर 5 है ग्रह में, नीचे 11 है या 2 है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर अगर 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, तो 2, 5 अगर नहीं है तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा। सर हाँ, वो सर वही पूछने वाली थी मैं, क्योंकि 2, 5 नहीं है। हाँ, 2, 5 अगर नहीं है तो, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर तो है नहीं, और 8, 12 मतलब प्रॉब्लम दिखा रहा है, हॉस्पिटलाइज दिखा रहा है, और जब 8, 12 है तो समस्या है ही, तो उस समय वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्या सर है कि, लेकिन, हाँ लेकिन लेकिन सर जैसे मार्स में है, मान लीजिए मंगल में है ये, और मंगल हम्म, लेकिन लगन कुंडली में 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना हाँ कहीं तो 5th के भी रिजल्ट देगा ना फिर, कहीं नहीं, ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल जो है बच्चे होंगे उनके, बस ये कि समस्या जो है वहां पे सिर्फ मंत्र जाप करवा देना उस प्लेनेट का, और वो जो है निगेटिविटी दूर हो जाएगी, हो जाएंगे ठीक है बच्चे। सर, ठीक है, हाँ ठीक लेकिन है सर, ठीक है। 1, 4, 10 होता है ना, 1, 4, 10 होता है तो वो पूरी तरह से निगेटिव माना जाता है, उसमें बच्चे कुछ भी करवा लो बच्चे नहीं होते, है ना। तो हाँ ठीक है लेकिन सर, लेकिन अगर वहां पे 8, 12 है, 4, 8, 12 है, 6, 8, 12 है, 3, 6, 8 है, तो वहां कुछ उपचार करके हम काम करवा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। निगेटिव इसलिए सिर्फ 1, 4, 10 ही है ना, बाकी चीजें निगेटिव नहीं है। निगेटिव को सपोर्ट करते हैं, तो जो सपोर्टर है उनके हम उपचार कर सकते हैं, लेकिन जो निगेटिव चीज है उसका उसका उपचार नहीं कर सकते। ओके सपोर्टर को सर, ओके। तो सपोर्टर को तो हम दूर ठीक भगा है, हाँ सकते हैं, ठीक है सर, ठीक मंत्र है। द्वारा कुछ भाव, उसके साथ कुछ भाव एक्टिवेट करा करके उसको हम ठीक कर हम्म। सकते हैं। लेकिन अगर भाव ही नेगेटिव हो गया, प्लेनेट ही नेगेटिव हो गया 1, 4, 10 से, तो फिर उसका हम उपचार नहीं कर सकते। सर वो जो 2 कुंडली डाली थी ना मैंने, वो कपल की कुंडली है, उसको देख लीजिए सर आज। हम्म। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। आप लोगों की जो लास्ट बैच था, है ना, 1, 1.5 महीने 2 महीने का क्लास नहीं हुआ है ना, बीच में बंद हो गया था इस क्लास, इस ग्रुप में भी। तो वो जो है इस महीने से शुरू हो जाएगा, है ना, नए महीने से, जनवरी से शुरू कर देंगे। तो उसमें मेडिकल है, उसको कंप्लीट करेंगे, और प्रश्न कुंडली। एक होता है बादकेश के बारे में, पढ़ा आप लोगों ने? हाँ जी सर। तो बादकेश जो होता है वो मेष लग्न के लिए, नहीं, चर लग्न के लिए, चर लग्न के लिए 11th भाव बादकेश माना जाता है। 11th भाव, बहुत किश। हाँ, 11th भाव का स्वामी, ठीक है, 11th भाव का स्वामी जो है बादकेश माना जाता है। और वृषभ लग्न, सिक्स के लिए नाइन्थ हाउस है सर ना, मेरे ख्याल सिक्स के नाइन्थ हाउस है। हाँ हाँ, जो वृषभ है उसके लिए 9th हाउस लॉर्ड। और अब वृषभ के लिए नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं कि स्थिर के लिए, ठीक है, हाँ स्थिर सिक्स सेवन राशियों के के लिए। लिए। और दो द्वि स्वभाव के लिए वो 7th भाव का स्वामी जो है ना। लेकिन अब समझना क्या इसमें ना कि, इसमें समझना यह है कि जो मार्केस होते हैं, ठीक है, वो होता है दूसरा भाव और 7वां भाव, ठीक है, दूसरा भाव 7वां भाव। तो बादकेश अगर 7th भाव में आके बैठ जाए या दूसरे भाव में बैठ जाए, तब वो दिक्कत करते हैं। वो जब भी उनकी पीरियड आएगी तभी वो बाधक पैदा करेंगे, अन्य भाव में रहेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं करते। तो चाहे वो कितने भी ज्यादा पॉजिटिव रहें, उस समय समस्या आती ही आती है ना। तो जो पॉजिटिव का फल वो बहुत कम देते हैं, देते ही नहीं है, रुकावट ही पैदा करते हैं हर काम में।
तो उस समय अगर बच्चे का जन्म वगैरह है तो उस समय बच्चे नहीं होते हैं, है ना, उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो। बाद की बात, दशा में, बाद की हाँ, दशा में। हाँ, बातकेज की दशा में अगर दशा चल रही है, या अंतरदशा चली है, प्रथम दशा चली, तो उसमें बच्चे होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो चलिए ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर एक आध प्लेनेट वहां पे एक्टिव है तो उसका फल मिलता नहीं है। ठीक है। सर अब जैसे मेष नगर है उसमें शनि को योग कारक हो गया और बाद केश भी है। मेष लग्न में शनि, शनि जो है दशमेश भी है ना यहाँ पे, मेष भी है, और योग और कारक भी और, है और, और और बाद केश भी है। एकादशेश भी है। यहाँ पे शनि जो है बातकेश है, लेकिन जब वो सेवंथ भाव में बैठ जाता है तब वो दिक्कत करता है, या फिर ट्वेल्थ में चला जाता है तो थोड़ी दिक्कत करेगा, 6 8 12 में आ जाए तो दिक्कत करेगा, है ना, या सेवंथ भाव में आ जाए तो दिक्कत करता है, क्योंकि तो मारक सर केस है इसकी वहां पे, दृष्टि और का बात केस होके मारक भाव में बैठा है तो थोड़ी सी दिक्कत करता है, बाकी अन्य भाव में दिक्कत नहीं करता है। सर इसकी दृष्टि का क्या असर होगा बाद केश की, अगर शनि है मेष नगर में 8वें घर में बैठ गया, उसकी दृष्टि है ना, में पड़ेगी। दृष्टि का कोई नुकसान नहीं है। दृष्टि का नुकसान नहीं है। हाँ, ठीक है। बस उसकी दशा जब आती है ना तब दिक्कत करता है उसे। गुरुजी बाद के सिर्फ चर चर लग्न वाले ही होते हैं या और तीनों लग्नों में स्थिर लग्न या द्वितीय? सभी लग्नों के लिए सिंपल सा याद रखने वाला नियम है कि चर लग्न के लिए 11th भाव का स्वामी, स्थिर लग्न के लिए 9th भाव का स्वामी, और द्विस्वभाव लग्न के लिए 7th लॉर्ड, है ना। और 7th भाव में भी कोई प्लेनेट बैठे हैं ना तो वो भी कहीं कहीं दिक्कत करते हैं, अगर वो मार्केस है तब। ठीक है, मार्केस है तब। और मान लीजिए मार्केस 11th भाव में बैठ गया, ठीक है, 11 भाव क्या हमारा है, बाधक भाव है, तो 11, तो मार्केस अगर बाधक भाव में बैठ गया तब वो दिक्कत करता है, मतलब लाभ भाव में बैठ करके लाभ देता हुआ दिखता नहीं है ना, बहुत कम लाभ देता है। तो मान लीजिए कि वो सेकंड का स्वामी जो 11th बैठ गया तो आपको दिख रहा है कि 211 है, शादी हो जानी चाहिए, लेकिन उसको अगर सपोर्ट नहीं मिला कहीं भी, केवल 5 9 वगैरह है, तो सपोर्ट अगर नहीं मिला तो उसकी बच्चे मतलब शादी नहीं होगी, या 5 नहीं मिला बच्चे नहीं होंगे। और अगर वहां पे निगेटिव भाव कोई भी ज्यादा एक्टिव हो गया, 4 एक्टिव हो गया तो बच्चे में निश्चित रूप से प्रॉब्लम आ जाएगी, 4 से ही प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर वहां पे 8 12 हैं तो समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी उसके पीरियड में, बीमारी ज्यादा बढ़ जाती, मतलब वो निगेटिव है, मार्केस है, बाधक भाव में बैठा है, तो जीवन में कहीं की रुकावट देने के लिए बैठा है। और वहां पर अगर सपोर्ट थोड़ा सा भी निगेटिव मिल गया उसको तो वो ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको अगर दिमाग में रखिएगा, कहीं अगर उस तरह सा प्लेनेट दिखेगा तो उसको चेक चेंज करेंगे ना। चलिए, मोबाइल मंगाता हूँ, मोबाइल दे देना। जो सूर्य और चंद्र होता है सर उसको अष्टमेश और मार्केश का कहते हैं दोष नहीं लगता है सर, हाँ, ऐसा कुछ? हाँ, मार्केस अष्टमेश का दोष नहीं लगता। अष्टमेश अष्ट, मार्केश का तो लगता है ना सर? हाँ, मार्केस तो का दोष तो लगेगा ही ना, अष्टमेश का दोष नहीं लगता। अष्टम भाव में बैठते हैं तो भी उसका दोष नहीं माना जाता। अष्टम भाव में बैठते हैं तो भी जो है कहा जाता है कि अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, अष्टम में बैठ के भी बुरा फल नहीं देते, लेकिन क्या ना, ये एक लाइन में कह दिया जाता है ज्योतिष में कि उसका दोष नहीं लगता, और सर इसीलिए जो एक ना, कई बार एक हम फेल हो जाते हैं वहां पे, है ना, हमें थोड़ा सा इंडियन, नक्षत्र और सम्राट को भी ध्यान देना चाहिए। एक सर इंडियन आइडल में इशमीत सिंह आया था लता मंगेशकर के टाइम पे। हम्म, इशमीत सिंह लुधियाना से। तो उसकी वो सर चंद्र की दशा चल रही थी, चंद्र उसका 8th हाउस में था। वो हम्म, सर स्विमिंग करता हुआ बॉम्बे में मारा गया उसी के दौरान। हम्म, हाँ, वो ये भी ज्योतिष में लिखा हुआ है कि अष्टम में अगर चंद्रमा है तो जल से जो है डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। और सर वो कह रहे अष्टमेश का दोष भी नहीं लगता, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है ना, ये दिक्कत आ जाती है कई बार। हाँ, नहीं, यही तो दिक्कत है, एक लाइन में कह देना वो ठीक नहीं है, वही तो मैं कहा, एक लाइन में कह देना ठीक नहीं है, वहाँ ये चीज तो दिया हुआ है, लेकिन अपने अपने दशा अंतरदशा में वो अपने भाव के अनुसार कौन सा भाव लेकर बैठा अपने नक्षत्र और सब लॉर्ड में, उसका फल देगा वो। और लेकिन
सिर्फ मृत्यु जो है वो सिर्फ मतलब चंद्रमा से रिलेटेड हो सकता है, जल से रिलेटेड हो सकता है। तो सिर्फ मृत्यु को लेकर के वो दोष दे रहा है ना, कि भाई जो प्लेनेट जहाँ पे बैठा है और जिस चीज का कारक है वो मृत्यु का कारक भाव 8वां है, तो मृत्यु होगा कैसे, किसी को प्रिडिक्शन करना तो कैसे करेंगे, तो वो भाई कि जो भावेश है उसके उससे रिलेटेड मृत्यु होगी, या फिर जो प्लेनेट वहां बैठा है उसके द्वारा मृत्यु होगी। प्रिडिक्शन का सिस्टम तो यही है। उसका दोष नहीं लगता, मतलब ये कि वो वहां बैठ के भी वो बहुत ज्यादा माता के लिए बुरा फल नहीं देगा, है ना, या जिस भाव का स्वामी है उस भाव का ज्यादा बुरा नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि एकादशेश है तो लाभ भाव में कोई रुकावट नहीं देगा। चतुर्थेश है तो माता से रिलेटेड कोई, मतलब चतुर्थ भाव से रिलेटेड कोई ज्यादा समस्या नहीं देगा। लेकिन उसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान से नक्षत्र और सबलाट पे देखना चाहिए कि चतुर्थेश की स्थिति कैसी है, और चतुर्थेश होकर चंद्रमा अगर बैठा है अष्टम में, तो माता की स्थिति थोड़ी सी स्थिति खराब होगी, लेकिन माता आपसे छिन जाएंगी ऐसा जो है नहीं होगा, कहीं न कहीं बचाव रहेगा। अब वो किस आधार पे कहा गया है ज्योतिष में, हमने ये देखा कि अगर चतुर्थेश होकर के अष्टम में बैठा है या चंद्रमा अष्टम में बैठा है, तो कुछ चार्ट को देख करके कहते हैं अभी दोष नहीं लग रहा। क्यों? कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई प्लेनेट बैठा हो तो चंद्रमा क्या होगा, सेफ हो गया, है ना। नवम में कोई प्लेनेट बैठ गया शुभ प्लेनेट, और सप्तम में कोई प्लेनेट बैठ गया शुभ प्लेनेट, तो चंद्रमा सेफ हो गया, फिर माता को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन वही जो है चंद्रमा के दोनों तरफ बुरे प्लेनेट बैठ जाए, शनि बैठ जाए और राहु बैठ जाए, तो फिर वो पीड़ित हो गया। एक तो अष्टम में बैठा है, ऊपर से दो बुरे प्लेनेट बैठ गए, तो वो ज्यादा जो है नुकसान ज्यादा पहुंचाए, माता को नुकसान दुखी होगा, रहेंगे। और माता ज्यादा दुखी रहे। तो ये अष्टम में बैठा हुआ प्लेनेट माता को दुखी तो रखेगा, बीमार तो रखेगा, लेकिन छीनेगा नहीं, है ना। बुरे प्लेनेट बैठ जाएंगे तो ज्यादा पीड़ित कर देगा। लेकिन अगर चंद्रमा के अगल बगल कोई प्लेनेट ही ना हो, तो माता आप बचपन में ही आपसे छिन जाएंगी, है ना। तो कुछ किताबों में क्या कि जो लिखा गया किताब, वो किताब आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर वो लिख दिए, चार में देखा कि भाई चंद्रमा अष्टम में है और फिर वो उनका अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन वो आगे पीछे भी जो चीजें उसको ध्यान में डिस्क्राइब नहीं किया जाता ध्यान में रख करके, इसलिए ऐसी चीजें किताबों में लिखी गई हैं। तो अब बहुत से लोग हमसे इसलिए चिढ़ते हैं कि आप ना लग्न कुंडली से आप बताते नहीं भाई चंद्रमा इस भाव में तो क्या फल देगा, क्योंकि इसलिए नहीं बताता ना कि चंद्रमा को अकेले हम देख करके हम क्या प्रिडिक्शन करें, है ना। इसलिए हम जो है नक्षत्र अस्त्र और सबलाट अस्त्र को देख करके प्रिडिक्शन करना जो है बताते हैं। लेकिन ज्योतिष का रोल यही है कि चंद्रमा अगर दोनों तरफ कोई अच्छे प्लेनेट हैं तो चंद्रमा और उससे रिलेटेड जो रिश्तेदार रहेंगे उनकी रक्षा होगी। दोनों तरफ बुरे प्लेनेट हैं तो रक्षा तो होगी, लेकिन थोड़े से परेशान भी रहेंगे, है ना। दोनों तरफ प्लेनेट प्लेनेट नहीं है तो माता की जो है समस्या बढ़ जाएगी, उनकी मतलब माता बचपन में ही छीन सकती है। बहुत सारे चार्ट आप देखेंगे कि 6 8 12 में चंद्रमा अगर बैठा है तो माता का सुख नहीं है। चंद्रमा के दोनों तरफ अगर बुरे प्लेनेट बैठे हैं तो फिर माता तो है लेकिन बीमार रहती है ना। और अगर शुभ प्लेनेट है तो माता का सुख भी मिलेगा, बीमार तो रहेंगी लेकिन उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि आप उनमें ही हमेशा लगे रहे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी बहुत हेल्थ समस्या रहेगी। तो ज्योतिष का जो नियम है उसको एकदम किनारे, किताब में पढ़ने का आप लोगों को इसलिए नहीं कहता ना, किताब में ना कंफ्यूजन बहुत सारा है। किताब अगर पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन बहुत सारा होगा, और क्या गलत माना जाए क्या सही माना जाए, किताब में तो लिख दिया गया। तो उसको सिंपल तरीके से मान के रखिए कि भाई बुरा प्लेनेट है ना, बुरा प्लेनेट लग्न है। हम कैसे किसी चीज को देखते हैं, लग्न से देखते हैं, है ना। हमारे व्यक्तित्व कैसे देखते हैं, लग्न से देखते हैं। तो हमारा सोच कैसी होगी, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, तो लग्न में अगर अच्छा प्लेनेट बैठा है, लग्न को अच्छा प्लेनेट देख रहा है तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, ईमानदार होगा। गुरु अगर वहां बैठा है जैसे मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, बुद्धिमान होगा व्यक्ति, है ना, विस्तारवादी होगा, बहुत अच्छा सोचने वाला होगा। शुक्र अगर बैठ गया वहां पे तो क्या होगा, व्यक्ति सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र का जो कारक तत्व है वो सुंदरता का है। स्त्रियों का प्रिय हो सकता है, सुंदर हो सकता है, अच्छी चीजों का जो है मतलब ब्रांडेड चीजों का जो है शौकीन हो सकता है। बुद्ध होगा तो थोड़ा सा दिमाग वाला होगा, गणित का जानकार होगा, तेज बुद्धि का होगा। चंद्रमा है तो थोड़ा सा सुंदर होगा, और
बुद्धिमान होगा, चंद्रमा अच्छा प्लेनेट माना जाता है। उसके बाद से सूर्य होगा तो जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करेगा, वो हमेशा अपने आप को ईगोइस्टिक होगा, अपने आप को अपनी आप की बात मनवाने वाला होगा। राहु शनि बैठ गए तो व्यक्ति जो है इगोइस्टिक तो नहीं होगा, लेकिन हम मजदूर हो सकता है, मेहनती हो सकता है, मजदूर मेहनती होती हैं, और थोड़ा स्लो हो सकता है, शनि का काम जिससे स्लो है। तो राहु रहेगा तो स्लो नहीं रहेगा, राहु चतुर हो जाता है, शनि रहेगा तो स्लो हो जाएगा, कोई भी काम करने में टालने वाला विचार बनेगा उसका। राहु रहेगा तो थोड़ा सा चतुर दिमाग का रहेगा, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, अपना काम निकालेगा, है ना। उसकी जबान का कोई भरोसा नहीं होगा। तो प्लेनेट का अपना एक महत्व है, उस प्लेनेट जो प्लेनेट जहां पे बैठा है उससे रिलेटेड जो रिश्तेदार होंगे उनका स्वभाव ऐसा बना देता है। अब इसी चीज को हम सेकंड भाव में रखें, राहु अगर सेकंड भाव में बैठ जाए तो राहु का क्या है, परेशान रहना, है ना, हमेशा। तो सेकंड में अगर राहु बैठ गया तो पारिवारिक परिवार में आपस में सामंजस्य नहीं रहेगा, है ना। राहु बिगाड़ता है हर काम को, कंफ्यूजन रखता है, परिवार को हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्या करना क्या नहीं करना उन्हें समझ में नहीं आएगा, हमेशा हो हल्ला होता रहेगा। थर्ड भाव में वही राहु बैठ जाए तो फिर क्या होगा, जो भाई हैं, है ना, उनमें आपस में एकता नहीं रहेगी। फोर्थ में बैठ जाए तो माता से नहीं बनेगी, कंफ्यूजन रहेगा, है ना। माता आपको कुछ समझेंगी, आप उनको कुछ समझेंगे, वो जो कहेंगी आपको समझ में नहीं आएगा, हम जो कहेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, माता से कंफ्यूजन बना रहेगा। फिफ्थ भाव है तो बच्चे, बच्चों से आपकी नहीं बनेगी, लेकिन वही गुरु बैठ जाए फिफ्थ में तो आपके बच्चे जो है आपसे कई गुना बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए, क्योंकि विस्तार देता है, गुरु एक अच्छा देता है, आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे और विस्तारवादी होंगे, आप काफी जो है बच्चे आपके काफी धनवान होंगे, काफी पैसे वाले होंगे, विद्वान होंगे। शनि बैठ जाए तो बच्चे आपके स्लो हो जाएंगे, है ना। तो जो प्लेनेट जहां बैठता है, मैं कई बार इसको बता चुका कि जो प्लेनेट जहां बैठा है उससे रिलेटेड रिलेटिव को वो कमजोर कर देता है या बढ़ा देता है, घटा देता है। एक सूत्र मतलब जो चीज है ना वो उसको उसी भाव में, उस भाव से रिलेटेड कौन सा प्लेनेट है, जैसे मैंने कल भी समझाया था या लास्ट वीक समझाया था कि अगर भाई के बारे में विचार करना है, ठीक है, तो थर्ड भाव में राहु बैठा हो, पंचम में मंगल बैठा हो, सप्तम में गुरु बैठा हो, नवम में बुध बैठा हो, तो आपके भाई कैसे होंगे आप विचार कर सकते। चार भाई हैं, पांच भाई हैं, तो आप विचार कर सकते हैं कि बड़ा भाई है तो कैसा होगा, है ना। बड़ा भाई आपसे है तो उसको आप 11th भाव देखिए, 11th लॉर्ड कौन है, 11th भाव में किसकी दृष्टि है, 11th भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है। अगर वहां गुरु बैठा है तो आपसे ज्यादा पैसे वाला होगा, आपसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। शनि बैठा है तो आलसी होगा, राहु बैठा है तो उससे आपकी कंफ्यूजन होगी, वो चतुर थोड़ा सा होगा, है ना। आप बुद्ध बैठा है तो वो ज्यादा बुद्धिमान होगा आपसे, है ना, तेज बुद्धि का होगा, गणितज्ञ होगा। उसी तरह आपसे छोटे भाई के बारे में विचार करना हो तो थर्ड भाव को देखिए, है ना, वहां पे जो प्लेनेट बैठा है उसी तरह उसका विचार बन जाएगा, उसी तरह से उसकी सोच बन जाएगी। वो गरीब होगा कि अमीर होगा वो आप देख सकते हैं। पंचम भाव में जो प्लेनेट बैठा है तो आपसे तीसरे नंबर का भाई है तो कैसा होगा आपके, उसके बारे में विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं। सप्तम में बैठा है तो आप तीसरे चौथे नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर का जो भाई होगा आपसे जो है, आपसे सेकंड, आपसे छोटा होगा वो थर्ड भाव, उससे जो छोटा होगा वो फिफ्थ भाव, उससे छोटा होगा सेवंथ भाव। उसके बारे में विचार करना तो वो कैसा होगा, पैसे वाला होगा, गरीब होगा, अमीर होगा, बिजनेस करेगा, कैसा होगा, वो सब चीज आप सेवंथ भाव से देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने मामा के बारे में विचार कर सकते हैं, अपने मासी के बारे में विचार कर, अब सभी, अब जिसके तीन चार मासियां हैं मान लीजिए, तो आपकी मम्मी फोर्थ भाव, उनसे छोटा भाई है या बहन है, वो सिक्स भाव में जैसा प्लेनेट होगा वैसा ही उनका परिवार होगा, उससे वैसा ही परिवार मिला होगा, वैसा ही उनकी सोच होगी, वैसा ही वो अच्छे गरीब अमीर होंगे। एट्थ भाव में जैसा प्लेनेट होगा वैसे जो है उनसे जो छोटा भाई या बहन होगा वो वैसा ही उनका व्यक्तित्व होगा, जो प्लेनेट जैसा जैसा बैठा होगा वहां पे वैसा ही उनकी सोच होगी, वैसा ही वो आगे पैसे वाले होंगे या गरीब होंगे अमीर होंगे, वो एट्थ भाव बताएगा। टेंथ भाव उनसे छोटा कोई भाई बहन है, वहां से देख सकते हैं। 12वें भाव में कोई प्लेनेट बैठा है तो उनसे छोटा कोई है, आपकी मम्मी से बड़ा है कोई, तो वो सेकंड भाव में कैसा प्लेनेट बैठा है उसी तरह से उनका व्यक्तित्व होगा, उनका व्यवहार होगा, है ना। तो ज्योतिष की किताबों में कुछ नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जितना समझेंगे और गणना मनन करेंगे, बेसिक चीज क्या है आपको समझ में आ गया, हर प्लेनेट का स्वभाव कैसा है, हर प्लेनेट का कारक तो क्या है, सोच क्या होती है हर प्लेनेट की, हर भाव से हम देखते क्या है। अगर इतनी चीजें चीजें आ गई तो शरीर के किस अंग में रोग होगा, शरीर के हमारे रिलेटिव में कौन बीमार ज्यादा रहेगा, हमारे रिलेटिव में कौन ज्यादा गरीब होगा,
है ना, वो सब आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं। अब जिससे शरीर के रोग के बारे में चर्चा आगे होगी, लेकिन सिंपल सा है कि भाई लग्न में अगर शनि बैठा तो आप बीमार व्यक्ति हैं। सिंपल है, लग्न में शनि बैठा है तो आप बीमार व्यक्ति हैं। एक उम्र के बाद से जही मतलब शनि की दशा अगर जल्दी मिल गई तो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, शनि की दशा लेट मिली तो लेट बीमार पड़ेंगे। लेकिन शरीर में रोग आपके वो सिम्टम है, वो सिम्टम आपको अटैक तब करेगा जब बुरे प्लेनेट की दशा आएगी, है ना। तो शरीर में रोग है, किसी शरीर में अगर शनि नहीं है, गुरु बैठा है, तो शरीर में रोग फैलाने की क्षमता कम हो गई। तो शनि की दशा में उतना ज्यादा रोग नहीं फैला पाएगा। रोग देगा, सामान्य सा रोग देगा, बहुत बड़ा रोग नहीं देगा। लेकिन शनि लग्न में बैठ गया तो जो ही बुरे प्लेनेट की दशा आएगी बहुत बड़ा रोग मिलेगा। मंगल बैठा है तो फिर क्या होगा, गुस्से वाला होगा, और वो सर्जरी का कारक है। तो जब अगर कहीं वो अष्टम से संबंध बना है तो सर्जरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मंगल जिसका जो चोट ज्यादा लगती है ना, मंगल जब लग्न में बैठता है तो सर में चोट ज्यादा लगती है, शरीर में कई अंगों में चोट ज्यादा लगती है, तो ऐसे लोगों को सर्जरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये बस देखना कि भाई 6 8 12 ज्यादा प्लेनेट में है तो ज्यादा चोट लगेगी, अगर 6 8 12 कम प्लेनेट में तो कम चोट लगेगी, वो हमें देखना पड़ेगा। तो राहु जहाँ पे बैठा है, राहु जहाँ पे बैठा है उस उस शरीर के उस अंग में कहीं न कहीं कंफ्यूजन जैसा स्थिति हो सकता है ना, शरीर को उस अंग को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। केतु जहाँ बैठा है वहां पर जो है बर्ड रोग, मतलब खुजली हुआ, चितकबरा रोग हुआ, इस तरह की चीजें होती हैं जहां भी बैठा हुआ है। शनि जहाँ पे बैठा है उस अंग से रिलेटेड रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जो अनुभव में जब हम पाएंगे, ये तो वैदिक ज्योतिष है कि जिस भाव को राहु केतु शनि तीनों देखते हैं उस अंग से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए शनि बैठा फिफ्थ में, ठीक है, और नाइन्थ में बैठा है राहु, ठीक है, और थर्ड में बैठा केतु, तो सबसे ज्यादा दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है? शनि की फिफ्थ से कहाँ पड़ेगी? सेकंड भाव में। राहु की कहाँ पड़ेगी? लगन पे। केतु की कहाँ पड़ेगी? थर्ड में है तो वो जो है सेवंथ भाव में देखेगा। तो फिफ्थ भाव से सेवंथ भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनि की, और वहीं पर दृष्टि पड़ रही है फिफ्थ दृष्टि केतु की। तो गुप्त रोग की संभावना ज्यादा रहेगी, पत्नी से समस्याएं ज्यादा रहेंगी। बाकी किसी भाव पर किसी दो प्लेनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और जिस भाव पर तीनों प्लेनेट की दृष्टि पड़ जाए वो भाव बहुत ज्यादा दुखी करने वाला रहेगा पूरे लाइफ में, है ना। तो और जिस भाव पर शुभ प्लेनेट की दृष्टि ज्यादा रहे, जिस भाव पर सभी शुभ प्लेनेट की दृष्टि रहे, वो भाव अच्छा हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसा कि हमने दोनों मिक्स करना पड़ता है कि भाई ऐसा भाव, जैसे सेवंथ भाव को हमने बता दिया बुरा हो गया क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ गई, केतु की दृष्टि पड़ गई, है ना। लेकिन वहीं अगर सेवंथ में गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की भी पड़ रही है, बुध की, तो बैलेंस बराबर हो जाता है। ये होता क्या, दृष्टि क्या होता है या प्लेनेट के बैठने क्या होता है? एनर्जी तो है, ब्लैक एनर्जी, ब्लू एनर्जी, रेड एनर्जी, येलो एनर्जी, ये एनर्जी तो है। तो बैलेंस बराबर हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कहा जाता है कि जो ब्लैक कपड़ा हम पहनते हैं तो जितनी भी चीजें हमारे पास आती हैं, सूर्य की किरणें आती हैं या जो भी चीजें आती हैं, तो वो उसे सोख लेता है ना, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। गुरुजी, युति की ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है या दृष्टि ज्यादा? दोनों इंपॉर्टेंट है, युति तो है ही, किसी का दृष्टि वेट किसका ज्यादा होता है? नहीं, युति का तो ज्यादा होता है, दृष्टि का सेकंड पोजीशन पे आता है, ओके। युति का ज्यादा होता है। लेकिन अगर गुरु युति जहाँ नहीं पे है तब हम दृष्टि देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेवंथ भाव में कोई प्लेनेट बैठा है ना, हम्म और हम्म एक प्लेन एक एक मान लीजिए बुध बैठा किसी के लग्न में, और हम्म सेवंथ में जो है गुरु बैठा है, ठीक है। सूर्य मंगल बैठे मान लो और गुरु की दृष्टि है, तो उनके नल एंड वॉइड कर देगा उनके प्रभाव को गुरु। हाँ, गुरु की दृष्टि जहां भी पड़ती है उस भाव को तो अच्छा बना देता है, वो अच्छा बना देता है, सेव उसके कर लेता है। बैड इफेक्ट्स को नहीं आने देगा। हाँ, बैड इफेक्ट तो नहीं आने देता वो। गुरु की दृष्टि जहां जहां भी पड़ेगी, जिस जिस भाव पे पड़ेगी उस भाव को तो सेव कर ही देता है वो। क्योंकि मैंने देखा उस है धनु लग्न में सूर्य मंगल सेवंथ में बैठे हैं, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है सेवंथ हाउस पे, लेकिन गुरु की दृष्टि ने उनको जीवन को इतना बढ़िया चलाया है, चला गुरु के मतलब उनको। दृष्टि या युति, गुरु की जहां जहां भी पड़ती है
उस भाव को अमृत जैसा बना देता है। सेव करने की क्षमता जो है गुरु को दी गई है। रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से बचाने की क्षमता, ये सब गुरु को दी गई है। तो गुरु जहां जहां भी दृष्टि देता है उस वहां अमृत हो जाता है उस एरिया में। उस भाव से रिलेटेड जो आपके रिश्तेदार रहेंगे वो अच्छे हो जाएंगे। उस शरीर का जो अंग होगा वो अच्छा हो जाएगा, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वहां यह भी ध्यान रखना है, गुरु की दृष्टि तो है, लेकिन फिर मैं कहूंगा ये किताबी चीजें हैं और ये काम भी करती हैं, ऐसा नहीं है, ये काम भी करती, लेकिन फिर हमें और गहराई में वास्तव में है कि नहीं है, एक बार गुरु की अपनी स्थिति देखनी जरूरी है कि गुरु में 6 8 12 नहीं आने चाहिए। अगर ठीक गुरु बात, में 6 8 12 आ गया तब उसकी एनर्जी बुरी हो जाती है। पूरी हो जाती है। जैसे पीला तो हमारा प्लाज्मा भी होता है, लेकिन पीला हमारे क्या होते हैं, जो फोड़े फुंसियां होती हैं उनमें से गम निकलते हैं, सब वो में भी से पीले होते हैं। पीले होते हैं। तो वो बुरा एनर्जी दे रहा है या फिर अच्छा ना। हम्म, तो येलो हर चीज अच्छा नहीं हो सकता ना। तो हम्म, अगर जिस कई बार हमने चार्ट में देखा होगा, पाएंगे जब हम मेडिकल साइंस में पढ़ेंगे कि गुरु में 6 8 12 है, गुरु की दशा ने ऐसा बिगाड़ दिया कि व्यक्ति जो है टूट गया। और जो ही शनि की दशा आई उसमें 6 8 12 है नहीं, उसमें 5 11 है, उसमें 2 5 11 है, उसमें जो है 9 11 है। तो फिर क्या हो रहा, उस पीरियड आते ही आदमी अच्छा हो गया, उसका शनि सबसे बढ़िया हो गया। कई लोग चार्ट में राहु शनि केतु बहुत अच्छे हैं और मंगल और गुरु और बुध बुरे हैं। हम्म, तो वो जो है व्यक्ति, उस ऐसे व्यक्ति को जो है ये अच्छे प्लेनेट ज्यादा कष्ट दे रहा है ना। तो प्लेनेट की ये अपनी एक एनर्जी है ना, अच्छी एनर्जी है। अगर वो सेफ है, पूरी तरह से अच्छे भाव लेके बैठे हैं तो आपको बहुत आगे ले आते हैं। लेकिन अच्छे भाव, जो अच्छा फल देने वाले लोग हैं, आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। देखिए जो बुरा है वो तो बुरा करेगा ही करेगा आपका, लेकिन जो अच्छा करने वाला सपोर्टर आपका है, वही अगर बुरा हो जाए तो बचाएगा कौन। तो जिनका गुरु बेकार हो जाता है, जिनका सूर्य बेकार हो जाता है, उनका लाइफ बहुत खराब हो जाता है ना। बस कुछ कुछ चार्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें गुरु तो अच्छे बुरे हो गए, लेकिन शनि बहुत अच्छा हो गया, राहु बहुत अच्छा हो गया, केतु बहुत अच्छा हो गया। तो वो ही उनको निकाल ले जाते हैं। बहुत अच्छी लाइफ तो नहीं होती उनकी, मीडियम से भी नीचे लाइफ होती है, क्योंकि शनि राहु उतना ज्यादा तरक्की नहीं दे पाते, क्योंकि बुरे प्लेनेट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे प्लेनेट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बुरे प्लेनेट बहुत आगे नहीं ले जा पाते। हम्म, लेकिन अच्छे प्लेनेट आपके सपोर्टर हैं और बुरे प्लेनेट भी अच्छे हो गए, तो फिर व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। और दोनों मिक्स है, कई लोग चार्ट में जो है बुरे प्लेनेट बुरे हैं, अच्छे प्लेनेट अच्छे हैं, तो लोग मिक्स लाइफ हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं आप पाएंगे कि उनमें बुरे प्लेनेट अच्छे हो गए हैं। अच्छे तो अच्छे ही हैं, बुरे प्लेनेट भी अच्छे हो गए हैं। तो निगेटिविटी नहीं है, तो व्यक्ति जो उस काम करता है वो उसमें तरक्की पाता चला, कोई रुकावट है नहीं। जब कहीं रुकावट नहीं है तो आगे बढ़ता रहता है। देखिए ज्योतिष आसान नहीं है, लेकिन ना इसको बेसिक को अगर आपने समझ लेंगे तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। किताब पढ़ने बस आपको क्या है कि चार्ट को देखना है, चार्ट क्या कर रहा है, सामने वाला व्यक्तित्व कैसा है, उसको बस रिसर्च करना है। आपने 10 चार्ट, 15 चार्ट, 20 चार्ट, बस 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना भी लगा दिया ध्यान से अगर किसी को देखने में, कई सारे चार्ट देखे, तो आप ऐसे ही ज्योतिष बन गए। बाकी प्रिडिक्शन तो मैं सिखा ही रहा हूँ। लोगों ऑब्जर्व कैसे करना, वो तो सिर्फ लग्न कुंडली से आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है कि प्लेनेट कहाँ बैठा है और किस भाव में बैठा है, उस पर किसकी किसकी दृष्टि है, उसके अगल बगल कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं, पावर के कौन से प्लेनेट दे रहे हैं। तो वो सब चीजें हमें ध्यान रखेंगे तो बेसिक चीजें तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी। किताब की जरूरत वहां है नहीं, इसलिए मैं किताब कभी किसी को पढ़ने के लिए नहीं कहता। हाँ, बीच बीच में 2 4 लेक्चर इस तरह के लोग समझ में आ जाए, फिर भी नहीं समझ में आए तो भाई किताब तो है ही आपके पास। सबके पास जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, सबके पास किताब होता है। एक बार पढ़, बेसिक चीज तो समझ में आ ही जाएगी। बाकी अनुभव आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, चार्टों को देखेंगे नहीं, तब तक जो है सीखना बड़ा मुश्किल है। हाँ, प्रिडिक्शन तो मैं सिखा देता हूँ भाई। बच्चे का प्रिडिक्ट, शादी कैसे हो, बच्चे की शादी नहीं, आपकी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, बीमार कब होंगे, नौकरी कब मिलेगी, वो प्रिडिक्शन कैसे करना वो सिखा देता हूँ। लेकिन कई बार लोग चाहते चार्ट को देखते ही ना, उसके बारे में प्रिडिक्शन करना शुरू कर दो, है ना। तो वो जो है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी माता से बनती कि नहीं बनती, पिता से नहीं बनती होगी, आपके शरीर इस शरीर की संग में रोग है, तो वो आपको लग्न कुंडली देखना पड़ेगा। बाकी जब आपको प्रिडिक्शन करने आ जाएगा, इवेंट प्रिडिक्शन करने आ जाएगा, तो ये सब चीजें धीरे धीरे आ जाती हैं, सपोर्ट में चलती हैं सब चीजें। सर कभी कभी ना सर कोई चार्ट लेके ना ऐसे प्रोडिक्शन जो हम ये छोटे छोटे प्रोडिक्शन करते हैं ना सर, कभी उस पे
सर चर्चा कीजिए, मतलब वो थोड़ा एक्सप्लेन करना। हाँ, ठीक, चर्चा तो होती है जब बीच बीच में, जैसे जब असेंडेंट सर, असेंडेंट है, जैसे स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, उसका कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसे नेचर होगी। चंद्रमा की स्थिति देखकर सूर्य की पिता से बनती है। सर ये भी थोड़ा सा ना कई कई बार ना 70-80% तो सर सही निकलता है। जैसे कि अब लिब्रा में अगर बाई चांस सन है, तो कई लोगों को तो होता है कि हाँ पिता से नहीं बनती है, आर्गुमेंट होते हैं, और कई लोग कहते हैं हमारी तो पिता से बहुत बनती है। तो भावों का भी थोड़ा सा होता होगा, कुछ होता होगा, तो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। अदरवाइज तो सही निकलता है। नहीं, लिब्रा में सन, लिब्रा लग्न में। नहीं नहीं, कोई भी लिब्रा में राशि में अगर सूर्य है हमारा, तो मोस्टली ये देखा गया है कि आर्गुमेंट्स होते हैं या विचारों में मतभेद होता है। लेकिन कई जगह वो भी नहीं ठीक होता, फिर केपी में जाना पड़ता है, केपी में देखना पड़ता है, लग्न में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। नहीं, लिब्रा में अगर लिब्रा का मतलब ये हुआ नीच का है, यही आपका हाँ कहना जी। है ना? ठीक हाँ है। जी। तो नीच का है तो बस वो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो 6 8 12 में चला गया, ठीक है, और 6 8 12 में चला गया तो वास्तव में नहीं बनेगी 100%, ठीक है। लेकिन वो लिब्रा में होकर के 9th भाव में है, 10th भाव में है, तब जो है थोड़ी सी गुंजाइश हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो पिता का ही भाव है ना। तो वहां पे थोड़ी सी गुंजाइश हो जाएगी। बाकी वो 6 8 12 भाव में चला गया तो निश्चित रूप से समस्याएं रहेंगी। तो सबका लिब्रा की स्थिति कहाँ पे है, किस भाव में है, पहले में है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, वहां पर हाँ, पहले भाव में है तो भी समस्याएं रहेंगी, क्योंकि वो अपना अपना अपनी सोच है ना। तो वहाँ नीच का अगर सूर्य बैठा है तो कहीं भी पिता से मतभेद रहेंगे। नीच के सूर्य में हमने ये भी देखा है कि पिता के सेवक भी बहुत सारे मतलब रहे, बुढ़ापे तक कह सकते हैं कि 80 90 साल तक भी सेवा लोगों ने किया है। और हर वो काम, इतनी ज्यादा सेवा की, मतलब 80 90 साल तक बहुत ज्यादा सेवा करनी पड़ती है। तो अब विचारों में मतभेद तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उन्होंने पिता की सेवा काफी लंबे समय तक की। और 2 2 साल 3 3 साल बिस्तर पे रहने के बाद भी सेवा किया है अच्छे से। तो अब वहाँ विचारों में मतभेद, भाई ये जो बात कहते हैं वो हमें समझ में नहीं आती। मतभेद का मतलब क्या हुआ? कोई शत्रुता नहीं है कि वो कहते हैं भैया कि तुम्हें सरकारी नौकरी करनी चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी नहीं पसंद है ना। मुझे नौकरी नहीं पसंद है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बन करके मैं क्यों सरकारी नौकरी करूँ, मैं प्राइवेट करूंगा, उसमें 5 लाख ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ज्यादा तरक्की होगी। तो सोच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पढ़ने का मतलब यही होता है, सोच में डिफरेंस होगा। और सोच के अनुसार ही व्यक्ति थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। अब वहां पे मतभेद दूसरे तरीके से और सोच सकते हैं कि पिता का सिंह लग्न है, ठीक है, और बेटे का भी सिंह लग्न है, या फिर गुरु कोई अग्नि तत्व का कोई लग्न आ गया, है ना, मेष लग्न आ गया, धनु लग्न आ गया। तो दोनों में क्या होना, दोनों में एनर्जी आ गई। अब दोनों की एनर्जी आ गई तो जहां एनर्जी आ गया तो कोई किसी की बात मानेगा नहीं, ईगो तो रहेगा रहेगा। तो अगर तुला लग्न है और दोनों का पिता पुत्र दोनों का लग्न जो है ईगो वाला हो गया, तो भिन्नता और ज्यादा बढ़ जाएगी, वहां ईगो में नहीं मानेंगे लोग। तो अब वो किस लेवल तक जाना है उसको भी बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई दोनों का लग्न क्या है ना। तुला में नीच का है तो, लेकिन वो कौन से राशि में बैठा है ना, कितनी ज्यादा भिन्नता हो सकती है, ये थोड़ा सा इसमें ना बहुत ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा, उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कि सबको देख करके तुला में लग्न है तो आप ऐसे कहते हैं तो नहीं, थोड़ा सा और गहराई में जा करके कि कौन से राशि में बैठा है। नवम भाव पे गुरु बैठ गया, नवम भाव पे जो है या 10वें भाव पे कोई अच्छा प्लेनेट बैठ गया, या फिर लचीलापन कर सकते हैं। जैसे मान ले कि कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न है तो फिर क्या होता है, ऐसे लोग क्या होता है कि बांस की तरह होते हैं, सामने वाला कुछ भी कहता रहे, थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लचीलापन होता है उनके अंदर। तो लचीलापन होता है तो फादर से अगर विचार नहीं भी मिलते, कोई बात नहीं, फादर है, डाल देते हैं। तो लचीलापन रहेगा तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि विचार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर कर्क लग्न का मेरा भतीजा है, उसके पापा उसको इतना गालियां निकाले, कुछ भी करे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर, मतलब वो भक्त है फिर भी अपने पिता का। वो कर्क लग्न का ही है।
तो हाँ, लचीलापन होता है हाँ थोड़ा जी। सा ना। हाँ जी। तो थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि लग्न कौन सा है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए लग्न के बारे में हमने विस्तार से पढ़ाया आप लोगों को। सर ऐसे ना मेरा लिब्रा, मेरा तुला लग्न है और मेरा जो सूर्य है वो अष्टम भाव में है। और हम्म। अपना ये राशि में टॉरस में है सन। तो मुझे भी जैसे देख के सब पिता से नहीं बनती होगी, लेकिन मेरी पिता से तो बहुत ही ज्यादा बनती थी। तो वही स्कॉर्पियो में सर चंद्रमा है कि हाँ माँ से नहीं बनती थी, वो भी गलत हो जाता है। जैसे पहले मैं जब नहीं सीखती थी तब मेरे को किसी एक एक दो लोगों ने बोला। तो तो इस सर मैंने पे भी क्या। देखा है कि सूर्य के साथ जब बुध बैठा होता है ना सर, हम्म। जहां पर सूर्य के साथ बुध बैठा होता है, बुध हम मतलब जैसे उसका वो भी हो गया, राजकुमार भी हो गया और वो भी हो गया ऐसे करके। तो जहां पर मरकरी अगर सन के साथ आ जाता है ना, वहां पर पिता के साथ अच्छी बनती है। और अकेला अगर सूर्य है तो वहां पर परेशानी हो जाती है अगर वो। हाँ, वहाँ वहाँ परेशानी हो जाएगी। बुद्ध हाँ जी। बुद्ध क्या है आपको एक सर वो ये सोचने एक सम, यहाँ पर बैठा, हाँ जी वैसे ही हो जाता है ना, प्लेनेट जैसे शागिर्द हाँ, टाइप का या। प्लेनेट का प्रभाव जो है सोचने समझने की शक्ति दे देता है ना। वहां पर बुद्ध थोड़ा सा मिक्स मिक्स मतलब बुद्ध की पावर भी जो है सूर्य में जुड़ जाती है, इसलिए जो है थोड़ा सा प्रभाव उसका आ जाता है। वहां अगर गुरु भी बैठ गया, मान लीजिए बुध नहीं, बुध अगर दूसरे का भाव में चला गया, गुरु भी बैठ गया, तो भी जो है व्यक्ति ये सोच के निर्णय सोचने समझ सोचेगा समझेगा तभी जो कुछ बोलेगा, है ना। गलत निर्णय नहीं लेता है, तो फिर आपको विचारों में भिन्नता होगी। पिताजी ने कह दिया कि अमृत को आम है, तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो वो सोचेगा भाई विरोध करना है कि नहीं करना है, तो वहां आपको विरोध दिखेगा नहीं। उसे पता है कि गलत कह रहे हैं, लेकिन वो मान लेगा, ठीक है आज मान लेते हैं, कल फिर समझा देंगे। तो वहां आपको भिन्नता दिखेगी नहीं, है ना, होती है ना। तो वो सामने वाला मानेगा नहीं उस बात को। अब उसको किस तरीके से समझाना है कि भाई वो मान ले, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं है। सर एक क्वेश्चन और सर। सर अभी हम्म। आपने, मैंने लेट थोड़ा ज्वाइन किया था, आप जैसे बता रहे थे कि माता जैसे चली जाती है, छीन जाती है बचपन में। तो हम्म। जैसे कि मेरा दूसरे भाव में चंद्रमा है नीच राशि में, हम्म। वृश्चिक राशि में, और राहु है सर लग्न में। तो सर हम्म। मुझको आज तक ये समझ नहीं आया। मैं सर नाइन्थ में थी तब मेरी मम्मी को करंट लगा था, शॉक लगा था वॉशिंग हम्म। मशीन हम्म। से। तो हम्म। उनकी वैसे डेथ हुई थी। तो मैं हम्म। अभी तक वो देखने की या समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों, किस दशा में वो गए, क्यों हुआ ऐसा। चलो लेकिन सेकंड भाव में तो अच्छा भाव है उसका, लेकिन नीच राशि में है और साथ में राहु है, तो उसका भी प्रभाव। राहु फर्स्ट में है ना। हाँ जी, राहु फर्स्ट में है सर। थर्ड में। थर्ड में कुछ कोई ग्रह नहीं है सर। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि हमें ना बेसिक यही है कि चंद्रमा को खास करके बहुत ज्यादा महत्व देते हैं कुंडली में, और लग्न को महत्व देते हैं। ठीक है, चंद्रमा, सूर्य और लग्न, तीन को हम बहुत ज्यादा ज्योतिष में महत्व दिया गया है। लग्न को इसलिए कि भाई हमारा शरीर है, हमारा मस्तिष्क है, सोच है, वही हमारा लग्न ही है। चंद्रमा है कि मन का मालिक है। तो हम हमारे धरती से, हम धरती पे है, तो धरती को ग्रह तो है, लेकिन हम ज्योतिष में इसको नहीं लेते हैं। चंद्रमा के चारों तरफ पृथ्वी के घूमता है, तो चंद्रमा सबसे नजदीक है। दूसरा क्या हमारा सूर्य है, वो भी हमारे मतलब सबसे नजदीक है, जिसे हम देख सकते हैं। और लग्न को हम पृथ्वी पे बैठ करके, सूर्य जिधर उदय होता है पूर्व दिशा में, है ना, वहां से हम लग्न को मान करके चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लग्न पृथ्वी को के आधार पे ही हम लग्न को मान करके चल रहे हैं, है ना। तो तीनों का अपना महत्व है, और तीन को हमें बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए कि चंद्रमा मन की सोच को बताता है कि आपके जो है मन का मालिक है, तो आपकी सोच कैसी होगी, है ना। तो वो चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा के आगे पीछे कैसे प्लेनेट है, चंद्रमा के साथ कैसे प्लेनेट है, चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है, उसका महत्व है। उसी तरह सूर्य का भी उसी तरह से महत्व है कि आगे पीछे कौन सा प्लेनेट बैठे हैं, चंद्र सूर्य के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है, लग्न कैसा है, लग्न में कौन सा प्लेनेट बैठा है, कौन सा प्लेनेट देख रहा है, आगे पीछे कौन से प्लेनेट बैठे हैं। तो चंद्रमा और लग्न, इसको बहुत ज्यादा हमें ध्यान से देखना चाहिए कि आगे पीछे कौन सा प्लेनेट है, किसकी दृष्टि लग्न पे है ना, या चंद्रमा पे है। वैसा ही ज्यादा उनका बनता है। अब आपने कहा ना कि माता के लिए क्या, चंद्रमा के आगे पीछे, चंद्रमा माता का कारक है, और चंद्रमा के आगे पीछे बुरे प्लेनेट रहेंगे तो फिर माता का सुख नहीं मिलेगा। जैसे कि एक ही प्लेनेट बैठा था, है ना,
राहु बैठा था, तो कुछ उम्र तक आपको मिल गया साथ उनका। अगर आगे पीछे कोई और प्लेनेट शनि बैठता या कोई और बुरे प्लेनेट केतु, राहु तो वहां केतु नहीं बैठेगा, शनि अगर बैठता तो फिर शायद बचपन में ही माता का डेथ हो जाता है ना। ये तो अनफा योग बन गया ना सर, चंद्र के पीछे राहु बैठ गया ना, अनफा चंद्र, योग बनता। हाँ। तो वो राहु बैठने से थोड़ा सा जो उसका प्रभाव हुआ। अब बाकी शनि, शनि की स्थिति भी जो है बहुत अच्छी रही होगी, तभी जो माता को आपने नाइन्थ की उम्र तक, नाइन्थ मतलब 9 5 14 16 17 साल की उम्र तक माता आपके साथ थी ना। तो सर उस टाइम चंद्र में अंतरदशा राहु की तो नहीं चल रही होगी, ये देखो तो नहीं, मुझे भी। शनि की स्थिति चार्ट में अच्छी होगी, क्योंकि शनि जो है चतुर्थेश, यहाँ पे चतुर्थेश बना है, ठीक है। शनि की स्थिति अच्छी होगी तभी माता इतनी मतलब उम्र तक इनका साथ निभाया। सर 10वें भाव में है सर शनि। हाँ ठीक है, तो शनि की स्थिति अच्छी होगी क्योंकि शनि जो है सर अपने घर को 12 देख। सर 16 17 भी नहीं सर, 12 13 13 साल की सर, 13 चलिए साल तेरह की साल, बात है। हाँ हाँ 13 जी। साल ही मान लेते हैं। तो हाँ जी। शनि की दृष्टि जो है अपने भाव पर थी ना, चतुर्थ भाव पर थी। हाँ जी। तो इसलिए थोड़ा सा बचाव हो गया, नहीं तो शनि अगर अपनी राशि को अगर कोई प्लेनेट देखता है तो वो भाव कमजोर हो जाता है ना, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और चंद्रमा जो है माता का कारक है, तो वहां पे राहु का प्रभाव है ही, है ना। तो शनि की स्थिति ठीक होने से मतलब 12 13 साल उम्र तक जो है माता का जो है सपोर्ट मिला। अगर शनि कहीं खराब होता, 6 8 12 में चला जाता, या फिर वहीं थर्ड में ही बैठा होता, तो अपने से 12वें चला गया हो, चतुर्थ भाव चतुर्थे अपने से 12वें चला गया, तो शायद बचपन में ही माता का सुख नहीं मिलता। सर उस टाइम दशा चंद्र की चल रही थी, कौन सी सर मैडम, कौन सी दशा थी? सर एक मिनट मैं देखना पड़ेगा। मैंने देखने की बहुत कोशिश करी पहले भी, किससे लोग सब कहते हैं ऐसे नहीं देखते, जो हो गया ऐसे नहीं देखते मृत व्यक्तियों का, मैंने फिर छोड़ दिया सर। लेकिन मुझे इस बारे में ना रिसर्च बहुत करनी थी कि ऐसा क्यों हुआ। सर वो दिमाग में चीज रहती है ना। सर एक सेकंड में आपको फिर दशा बताती हूँ। सर उस टाइम मेरी थी दशा, सर मरकरी की चल रही थी सर, बुध की चल रही थी। बुध में सर क्योंकि उनका वो भी हुआ था ना सर मरकरी में जुपिटर। हाँ सर शौक लगा था ना सर उनको शायद। तो सर मेरे को जुपिटर का ही थोड़ा सा लग रहा था, जब ऐसे हमारे बनते हैं ना संयोग, तो उसमें गुरु का हाथ होता है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मरकरी में जुपिटर की थी सर। अच्छा अच्छा। मरकरी जुपिटर मरकरी। सर मैंने तो जितना भी देखा, जितने क्रॉनिक डिसीज होती हैं, कुछ होता है ना, राहु और शनि तो ऐसे ही बदनाम है सर, ज्यादातर बुध और गुरु आते हैं ऑलमोस्ट। हाँ राहु को लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों सर को मेरे, खराब करता हाँ है, जी हाँ जी, ठीक है। मेरे को भी सर जो भी प्रॉब्लम हुई है वो जुपिटर की उसमें अंतर अंतर में आया है, जो भी सर्जरी हुई है वो मरकरी के उसमें होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं वो कह सकते हैं राहु में आते हैं। हाँ इलेक्ट्रिक जो जी। है मंगल है ना। इलेक्ट्रिक जो है मंगल है, करंट जो होता है, पावर, बिजली, हम्म। वो मंगल सर है। वैसे आग, आग ज्यादा मान जाती है अगर मंगल में होता ना, तो आग लगने की होती है आई थिंक। जुपिटर नहीं इज वो मोर, हाँ। वो सूर्य का लिए है, आग जो है सूर्य है। अच्छा अच्छा। मंगल करंट है, बिजली है अच्छा। ना। वो हम्म। ऐसी ऐसा बिजली है, ऐसी पावर है जो दिखता नहीं है ना। तो वो और इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं सब जो है राहु से ही देखे जाते हैं, लेकिन राहु अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा, बुरा है तो फिर बिजली के सामान जो भी चीजें हैं वो सब चीजें प्रॉब्लम, मतलब कि उपकरण जो भी है इलेक्ट्रॉनिक, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सर इसमें विनाष्टक वर्ग भी देखने कि माता का हमारे को सुख मिला कि नहीं, वो विनाष्टक वर्ग में भी उसके बिंदु देखने पड़ेंगे ना। और अष्टक वर्ग और में चौथे घर में, और चौथे घर देखिए में कितना बन रहे हैं ना। नहीं, अष्टक वर्ग तो देखिए, अष्टक वर्ग में भी आप देख सकते हैं, है ना, चतुर्थांश। हाँ, चौथे घर के कितने पॉइंट बनते हैं। और विनाष्टक वर्ग में चंद्र देखना पड़ेगा सर, वो कितने पॉइंट का नंबर दे हाँ रहा है ना। वो अष्टक वर्ग में जाकर के आप उसको देख सकते हैं, वो भी सिस्टम है, वैदिक ज्योतिष का सिस्टम है। यहाँ तो हम बस दो ही तरीका आपको बताते हैं कि चंद्रमा
ग्रह स्तर, नक्षत्र स्तर, सबलाट स्तर में 6 8 12 नहीं है तो चंद्रमा अच्छा हो गया, है ना। चंद्रमा के आगे पीछे कोई प्लेनेट, शुभ प्लेनेट बैठे हैं तो चंद्रमा और अच्छा हो गया। चंद्रमा को कोई बुरा प्लेनेट नहीं देख रहा है तो चंद्रमा बहुत बढ़िया हो गया, है ना। अब इसी तीनों, और फिर चतुर्थेश भी इसी तरह से देख लीजिए। चतुर्थेश जो है, चतुर्थ भाव में कोई बुरा प्लेनेट ना हो, चतुर्थ में कोई बुरा प्लेनेट ना देख रहा हो, चतुर्थेश किसी बुरे प्लेनेट के साथ ना हो रहा हो, तो ये चंद्र मतलब माता की स्थिति और अच्छी हो गई। तो बहुत ज्यादा अब क्या ना कि अष्टक बल्ब भी आप जाके देख सकते हैं, और केपी चार्ट में आप जो है ग्रह स्तर, नक्षत्र स्तर, सब लाड स्तर को देख सकते हैं। तो सर ये अष्टक वर्ग कैसे देखते हैं सर? अष्टक वर्ग तो हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं आता, लेकिन आपके इसमें एस्ट्रोसेज में आएगा अष्टक वर्ग। सर उसमें देखने का कैसे होता है क्राइटेरिया? क्राइटेरिया देखा आपने, अष्टक वर्ग देखा है? सर मुझे नहीं, मैंने कभी नहीं उसको हम्म, ट्राई किया। देखा है। उसमें हर हर हाउस में ना पॉइंट्स लिखे होंगे, कितने 20 पॉइंट। पॉइंट है, 30 हाँ जी पॉइंट सर, है, वो तो 35 देखे, पर मुझे वो समझ नहीं आता सर, वो पॉइंट कैसे करते हैं? एक तरफ तो भाव लिखे होते हैं और ऊपर राशि सर वो प्लैनेट्स लिखे होते हैं, तो उसको कैसे टैली करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं सर, ये अगर नहीं पता। अगर 16 या 20 से कम पॉइंट हो तो उस हाउस के रिगार्डिंग आपको सुख कम मिलेगा। ओके। देखिए जैसे यहाँ पे 26 अष्टक मान। वर्ग, अष्टक वर्ग जो है आ रहा है, तो हाँ जी ये, सर। ये राशि 1 2 3 4 12 राशि दिया हुआ है ना, राशि, और उसके उसमें कुल अंक दिए हुए हैं। तो एक बार इसको खोल के देखना पड़ेगा, और राशि किसको बता रहा है, पहली राशि, दूसरी राशि है ना, पहला भाव है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, उस हिसाब से होगा ये। पहले भाव का 33 है ना, उसमें पहली राशि में चंद्रमा, हमने तो ऐसे कुंडली बना ली है। अच्छा, सर यहाँ पहला भाव, सर पहला भाव है, यहाँ पर पहला आ भाव। नहीं रहा सर स्क्रीन पे। नहीं नहीं, मैं कुंड ये तो अच्छा अच्छा। एस्ट्रोसेज में ओके देख रहा ओके। था। ठीक है सर। सर इसको स्क्रीन पे लगा लगा के समझाई दो। नहीं, तो इस पे नहीं है, हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है। ठीक। अष्टक वर्ग सॉफ्टवेयर में नहीं है, क्योंकि ये स्पेशली जो है उसी चीज के लिए है। इसमें वैदिक ज्योतिष का जो मतलब अष्टक वर्ग वगैरह नहीं आता, और कोई भी और कोई कुंडली नहीं बनती लग्न कुंडली के अलावा, किसी कुंडली के अलावा। अष्टक वर्ग में चर्चा कर लेंगे, है ना, कोई कुंडली लेकर के। सबसे पहली बात कि अष्टक वर्ग जब तक आप लोग बनाने नहीं आएगा ना, तब तक प्रिडिक्शन करने में दिक्कत आएगी। जैसे हमने केपी चार्ट आप लोग को बताया था कि केपी चार्ट जो है बनता कैसे है ना। जब बनाने आ गया आप लोगों को तो समझ में आ गया कि हाँ केपी चार्ट ऐसे बनता है, तो भाव राशियां ऐसे आ जाती हैं, भाव ऐसे होते तो उसका फल ये मिलता है ना। तो अष्टक वर्ग को बनाने भी आना चाहिए। अगर बनाने नहीं आएगा तो फिर उसमें समस्या आएगी, आप लोगों को समझने में भी अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा वो फार्मूला जो उन्होंने बताया, 16 से कम मिलते तो उससे रिलेटेड फल कम मिलेंगे, ज्यादा रहेंगे तो उसका ज्यादा अच्छा माना जाएगा। इसको बनाने भी आना चाहिए। जी आता तो है गुरु जी। वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा सर। हम्म। प्रोसेस तो लंबा है। तो देखा। मतलब ये है कि सीखने के लिए तो भाई टाइम देना ही पड़ेगा, है ना। नहीं पढ़ा है लेकिन गुरु जी इस हमने। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जो है हम्म, हम्म, मुझे आता है गुरु जी। अच्छा। हाँ मैंने तो शास्त्राचार्य किया हुआ हाँ, है। हाँ, लेकिन जो वैदिक जो लोग पढ़ते हैं, मतलब या तो गुरुकुल से पढ़े हों, है ना, हम्म, उनको सिखाया जाता है, या फिर बहुत ज्यादा ध्यान दिए उन पे, है ना, शुरू से, हम्म। या कोई विद्वान गुरु मिल गया और साथ साथ क्योंकि सबको आता भी नहीं है बनाने के लिए। इवन की कुंडली बनाना भी आता है। आई फास्ट से पढ़े हैं गुरु जी हम।
हम्म। तो तो इस पे ना अब चर्चा करेंगे तो फिर हमारा टाइम निकल जाएगा इधर। जी जी जी। तो इसको एक अलग टाइम ले लेंगे, 1-2 हफ्ते किसी दिन, है ना, मूड बना करके कि हाँ इस पढ़ाया जाएगा अष्टक। तो उधर नहीं जाते हैं अभी। और अभी कुंडली जो हमारा चाइल्ड बर्थ चल रहा है ना, इसको देखते हैं, है ना। बाकी जो अभी पीछे चर्चा हो रही थी, वो उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करें। तो किसी के बारे में सामान्य सी प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। अब बिरला जी ने एक चार्ट दिया सचिन का। तो सचिन और अपूर्वा दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं सर ना? ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब 8 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए ना अभी, क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ सर, बच्चे नहीं हो रहे सर, शायद इन्होंने आईवीएफ भी करवाया है, बट हम्म। उसको भी सक्सेसफुल नहीं रहा सर। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा। माता में प्रॉब्लम, मतलब पत्नी में है या पति में है ना। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट तो सक्सेस, अगर पत्नी में प्रॉब्लम है तो आईवीएफ ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो कुछ हद तक हो सकता है, कुछ मतलब ना। मुख्य रूप से हमें माता का चार्ट, मतलब पत्नी का चार्ट जो है, फीमेल का चार्ट ज्यादा देखना जरूरी है, अच्छे से वही काम का होता है। कन्स्ट्रक्ट वर्क समझाने के लिए ना हमें लैपटॉप पे नहीं समझा सकते, क्योंकि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके लिए फिर मोबाइल पे ही जो मीटिंग करनी पड़ेगी ना। मुजफ्फरनगर, MUZA। 1UZA, मुजफ्फरनगर, 5 जून 1983। कार्ड दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। यस। संतान कारक प्लेनेट कौन सा इसमें? वीनस। बुध आ गया, एक तो बुध आ गया सर। और जो पॉइंट्स के हिसाब से वीनस। वीनस, ठीक है। तो वीनस बैठा है 3rd भाव में, और 8th का और स्वामी है लग्नेश है। बुध बैठा है इनका 12वें भाव में, 5-12। ठीक है, तो 5-12, 5-12, 5-12, 5-12, 3-6-12, 5-12। शुरुआत में एक शादी के 1 आध साल बाद कोई मिसकैरेज हुआ था क्या इनका? सर मिसकैरेज तो नहीं हुआ सर। मतलब हुआ ही नहीं, बच्चा पेट में आया ही नहीं कभी भी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो पंचमेश का संबंध जब 8-12 से होता है, यहाँ भी 12वें भाव में है ना। मेष जो है 12वें भाव में, तो इसको 5-12 कहते हैं, है ना। और इसमें मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे मरकरी जो दिखा रहा है 3-6-12, है ना। 3-6-12 ये नक्षत्र स्तर पे आ जाए तो भी दिक्कत होती है। तो बुध यहाँ पे ठीक है नहीं, बाकी 1-5 है। तो 1-5 कैसे बना है? सूर्य में बना। सूर्य जो है 4th भाव का स्वामी जो है पंचम में दिखा रहा है, सूर्य लग्न में है। अच्छा, तो यहाँ पे पंच सूर्य जो है का भाव काम नहीं कर रहा ना, सूर्य काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो मरकरी तो 3-6-12 पूरी तरह नेगेटिव है, तीनों भाव बुरे माने जाते हैं। 3-6-8-12 में 3-6-12 बुरे हो गए, तो मरकरी में तो कुछ हुआ नहीं। अब केतु आ गया, है ना। केतु की दशा 2022 से
2021 से समझिए शुरू हुई है। केतु में 1, 6, 8, 12, 6, 8, 12। देखिए, केतु में जो है 1, 10 निगेटिव है, 6, 8, 12 निगेटिव नहीं दिखा रहा। ठीक है, 6, 8, 12 निगेटिव नहीं दिखा रहा। और 9, 11, 9, 11 पॉजिटिव है, 2, 9, 11 पॉजिटिव है। लेकिन 6, 8, 1, 6, 8, 12 बताता क्या है? 1, 6, 8, 12 हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बताता है। ठीक है, केतु कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में, सर्जरी। ठीक है, सर्जरी, सर्जरी इनका होगा ही होगा, है ना। केतु में कहीं कहीं दिखा रहा सर्जरी होगा 2027 तक है। और 9/11 भी है, बच्चा भी होगा और सर्जरी से होगा। बच्चा तो हो जाएगा। अभी तो इनका चार्ट यहाँ पे ठीक दिखा रहा है। तो बुध चला गया 12वें भाव में। बुध का कारक जो है, चाइल्ड का कारक जो है गुरु है, वो है सप्तम भाव में। और जुपिटर यहाँ पे कैसा है? 9, 11, 9, 11, तो यहाँ पे 4, 10 भी है और 9, 11, तो ये भी जो है 50-50 ही है ना। तो बुध भी 50-50 और जुपिटर भी 50-50 है, न्यूट्रल अवस्था में है। फिर आया वीनस। वीनस जो है 1, 10 है, 2, 11, ये भी 50-50 है। तो बच्चे तो इनके होंगे जरूर। इनके चार्ट से निगेटिविटी है, 1, 6, 8, 12 है, तो हेल्थ, इनका हेल्थ में प्रॉब्लम है। और उसमें सुधार होना जरूरी है। अभी केतु अष्टम में है। चंद्रमा की दृष्टि है पंचम भाव पे, और किसी प्लेनेट की दृष्टि नहीं है। ठीक है, केतु की दशा और चंद्रमा की प्रत्यंत दशा चल रही है अभी, अप्रैल तक है। सर केतु ज्यादा पीरियड था, वो भी बच्चे का कारक माना जाता है ना। मंगल की भी दृष्टि है उसके ऊपर सर, शनि की भी दृष्टि है, बैठा वो 8वें घर में है। अभी क्या आईवीएफ कब लिया था इन्होंने? सर पिछले से पिछले साल। अच्छा, ये सचिन का चार्ट है ये, ठीक है। हम्म। चलिए, थोड़ा सा ना माता के चार्ट को देखते हैं, इनके पत्नी के चार्ट को। अपूर्वा। मतलब इनके हस्बैंड के चार्ट में, मतलब सचिन के चार्ट में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। पत्नी का चार्ट देखते हैं। 25 नवंबर 1985। क्योंकि पेट में तो अब इन्हीं को रखना है ना। तो हस्बैंड के चार्ट अच्छा हो बुरा हो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को संभालने की क्षमता जो है, अपूर्वा। ठीक है, मीन लग्न है। और चतुर्थे से यहाँ पर चंद्रमा है। गुरु इनका, गुरु की दृष्टि है, नीच का गुरु है। गुरु की दृष्टि है पंचम भाव पे।
राहु के साथ चंद्रमा है। चंद्रमा 16 डिग्री, राहु 15 डिग्री। तो राहु केतु अक्ष पे चंद्रमा है यहाँ पे। तो मंगल तो इनका ठीक है। ठीक है। मंगल में 2 9, 2 5 9, मंगल ठीक है। इसके पहले चंद्रमा की दशा थी। चंद्रमा में 3 8, 1 5 3 8। चंद्रमा उतना अच्छा नहीं है। ठीक है। गुरु कैसा इनका? गुरु में भी 5 11 है और 4 7 8 है। मरकरी 4 7 8। बच्चे तो होंगे इनको। चलिए, मंगल की दशा। तो 2019 या 20 में कब लिया था इन्होंने आईवीएफ? सर 19 में लिया था सर। सर आईवीएफ अभी नहीं लेना चाहिए, गुरु मीन राशि में है, वो 5वें घर को देख रहा है इस टाइम गोचर में। तो कितनी बार? एक बार ही किया इन्होंने प्रयास। जी सर, जी सर। मंगल पॉजिटिव है, वीनस पॉजिटिव है। इसके बाद सन आएगा 6 8 12, वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। फिर मून आएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट इनको ले लेना चाहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके सर। मरकरी, वीनस, राहु। राहु कैसा है इनका? राहु में छोड़ देते हैं। जुपिटर कैसा है? ठीक है। सैटर्न। सैटर्न में सैटर्न में लेना चाहिए इनको, मार्च अप्रैल मई, 15 मई तक। फिर मरकरी ठीक नहीं है। हालांकि मरकरी ठीक नहीं है, फिर केतु ठीक है। केतु ठीक है। तो या तो मार्च में, 9 मार्च से लेकर के 15 मई तक, या फिर केतु में जुलाई से लेकर के अगस्त में, 1 महीना। अब वो पीरियड में ट्रांजिट लगना जरूरी है। ट्रांजिट लगेगा तो ही कुछ किया जा सकता है। तो चार्ट तो दिख रहा है आप लोगों को पूर्वा का ना? जी सर, दिख रहा है। ठीक है। तो अभी जो टाइम निकल रहा है ये बच्चा हो सकता है इनको, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है। और चतुर्थेश भी राहु केतु अक्ष पे है, एक कमी तो है ना? उसका उपचार कर लेंगे। और बाकी प्लेनेट कहीं निगेटिविटी नहीं है। और मंगल की दृष्टि है चंद्रमा पे, और राहु की दृष्टि है। तो मंगल की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है। मंगल जिस राशि, जिस भाव को देखता है, उस भाव की रक्षा करता है ना? इसका संतान कारक सर चंद्र है, वो राहु के साथ बैठा हुआ है। वही कमी है ना? वही एक कमी है, बाकी चीजें ठीक है। इसमें सर राहु को वीक करना चाहिए ना, राहु को वीक किया हाँ, जाए। राहु अक्ष पे राहु केतु दोनों बराबर डिग्री के हैं। राहु और चंद्रमा 16 डिग्री और 15 डिग्री, 1 डिग्री का अंतर है, तो कोई ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ये ठीक नहीं है, कारण कि 14 14 डिग्री का राहु है, 15 15 डिग्री का, और 16 का चंद्रमा है। तो कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है राहु को पार कर चुका है। ठीक है। चंद्रमा राहु को पार, चंद्रमा कभी वक्री नहीं होता, मतलब वो पीछे नहीं जाएगा। 16 डिग्री से 15 पे तो नहीं जाएगा। राहु जो है 15 डिग्री का है, तो वो 15 से 14 पे जाएगा। ठीक है। 14 से
13 पे जाएगा, हमेशा वक्री होता है वो। हम्म, तो चंद्रमा राहु को पार कर चुका है ना, correct, 15 डिग्री पार करके 16 पे आ चुका है। तो बच्चे तो होंगे इनको, है ना। true, थोड़ी समस्या है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएंगे, टाइम हो चुका है काफी। 85 का जन्म है, तो लगभग काफी उम्र हो गई इनकी, हम्म, 40 साल तो के 9 साल हो गए शादी को, तो 9 साल हो आसपास। गए शादी को भी। तो ये आईवीएफ में होता क्या, कहाँ डॉक्टर ने क्या कहा, क्या समस्या बताया? ना तो नहीं बताया, असल में इनके ये जो वो सचिन है ये आर्मी में है, तो आर्मी हॉस्पिटल में ही करवाया था उन्होंने। और मैंने हम्म इनको बोला कि प्राइवेट कराओ, क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल कहोगी उनका फ्री में होता है वहां तो, और हम्म वही हम्म, सब हम्म। फ्री की चीज वो नहीं होती रिलायबल, कहीं ना कहीं। नहीं, काम तो वो भी अच्छा करते हैं, ऐसा बुरा तो नहीं है। बट वही था कि भाई, क्योंकि अब ये क्या है कि अपूर्वा मतलब मना कर दी कि अब मुझे नहीं करने। भाई उसने एक बार आईवीएफ लेके इसको लगा कि शायद नहीं होंगे बच्चे, तो मैंने कहा चलो एक बार पूछ लेती हूँ सर से कि भाई कब है, तो उसी हिसाब से बोलूंगी फिर मैं इसको ना। एक बार और प्रयास करना चाहिए, मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जी कल सर। मैंने कहा कि हम्म। हिम्मत अगर हार गया आदमी तो फिर तो सब खत्म हो गया। एक बार और प्रयास कम से कम करना चाहिए, और एक बार क्यों, जब तक अपने पास क्षमता है, पैसे है, शरीर है, बिल्कुल तब तक सही बात है, हाँ हिम्मत नहीं बिल्कुल हारनी सही बात है। हाँ चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये 9 मार्च से लेकर के 15 मई तक का जो टाइम आ रहा है अगले साल का, ये पीरियड ठीक है। बाकी इसमें ट्रांजिट हम चेक कर लेते हैं कि इसमें ट्रांजिट लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ट्रांजिट देखने का जो सिस्टम होता है वो होता है हमारा संतान कारक प्लेनेट जो है। इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। 9 डिग्री, 7 7 डिग्री, 9 डिग्री। तो शनि जो है सबसे कम डिग्री का है, सूर्य जो उससे ज्यादा का है, और उससे ज्यादा का जो है 16 डिग्री का चंद्रमा है। चंद्रमा या संतान कारक बना हुआ है, और ये दोनों तरह से कारक बना हुआ है, एक संतान कारक है और पंचमेश तो है ही। तो जी सर, दोनों जी तरह सर, दो हाँ। तरह से कारक बन के राहु का अच्छे पे है, तो राहु का उपचार भी करना पड़ेगा। साथ साथ हमें ट्रांजिट यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं कि अगले साल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा शनि है, वो मकर राशि में है, उस समय चला जाएगा कुंभ राशि में। कुंभ में जा करके उसकी दृष्टि सेकंड भाव पर पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रांजिट हमारा फरवरी से लगना शुरू होगा, 17 17 जनवरी से, ठीक है। 17 जनवरी से लागू हो जाएगा। एक काम तो हो गया, बाकी मंगल, मंगल का ट्रांजिट एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिट में हम एक बार आगे जाते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। मार्च आ गया, मंगल यहाँ पर चौथे भाव में है, तो मंगल का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं लग रहा, ठीक है। मार्च में नहीं लग रहा। एक राशि हम और आगे गए तो भी नहीं लग रहा, और ये जाकर के मई में लगना शुरू हुआ है। तो सर इसमें जो 12 मई से तो ट्रांजिट लगना शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके पहले ट्रांजिट लग ही नहीं रहा। सर सूर्य गुरु का नहीं देखना चाहिए ट्रांजिट ज्यादा मंगल से ज्यादा, हम्म, सूर्य गुरु का ट्रांजिट ना देखना चाहिए। सूर्य गुरु यहाँ पे ट्रांजिट में शनि का ट्रांजिट लग रहा है, मंगल का ट्रांजिट जो है नहीं लग रहा। दूसरा ट्रांजिट कैसे मान सकते हैं कि मरकरी के साथ जिस दिन चंद्रमा चंद्रमा जिस दिन मंगल के साथ हो, है ना, उस दिन हम मान सकते हैं ट्रांजिट वो होता है। तो चंद्रमा एक ऐसा फास्ट प्लेनेट है कि वो ज्यादा ज्यादा 2 दिन रहेगा मंगल के साथ। तो वो उसी दिन अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर के लिए भी फैसला लेना। हमें कम से कम 15 20 दिन, 1 महीने का टाइम उन्हें देना चाहिए। तो यहाँ ट्रांजिट की समस्या आ रही है।
ट्रांजिट की समस्या आ रही है। चलिए, तो लगभग ये जुलाई में जो है, जो टाइम आ रहा है, ये यहाँ से ट्रांजिट लगना इसका शुरू हो गया है ना। एक बार शनि को भी चेक कर लेते हैं। हाँ, चालू हो गया 11 जुलाई से, मतलब 4-5 जुलाई के बाद से। थोड़ा पीछे चलते हैं। एक जुलाई से 1 जुलाई से इनका जो है ट्रांजिट लगना शुरू हो रहा है। ठीक है, 1 जुलाई 23 से शुरू होगा और फिर ये ट्रांजिट बना रहेगा कब तक? अगस्त में। 15 सितंबर तक बना रहेगा। जी देखते हैं, सर। देखते हैं। हाँ, 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर तक समझिए बना हुआ है। तो 1 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा 3 महीने बना हुआ है। 45-45 दिन रहता है एक राशि में, तो 45 दिन इसमें रहेगा, 45 दिन इसमें रहेगा। ठीक है, तो पूरा 90 दिन, 3 महीने योग बना हुआ है। अब वो पीरियड इनका जो है अनुकूल है नहीं है, वो एक बार देखना जरूरी है। बंद हो गया। चलिए, तो ये जो केतु का जो पीरियड है, ये कब आ रहा है? ये 14 जुलाई से शुरू करके और 8 अगस्त तक है। तो इनको जुलाई के लास्ट का जो टाइम जो है दे देते। 1 जुलाई से ट्रांजिट लग रहा है, तो जुलाई के 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच का टाइम इनको दे सकते हैं। जी सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक तो है। 15 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त, मतलब 20 दिन का टाइम इनको बताइए। इस बीच अगर जो है ट्रीटमेंट आईवीएफ का जो है वो लें, तो चांसेस ज्यादा है बच्चे रुकने के। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। उसका एक चीज और भी है कि उस पीरियड में लगन पे मंगल की दृष्टि है, साथ साथ जो गुरु है ना, गुरु पर भी शनि का प्रभाव आ जाएगा वहां पे। तब उस टाइम पे गुरु भी जो है मेष राशि में रहेगा और शनि का प्रभाव गुरु पे रहेगा। साथ साथ चतुर्थेश हमारा और चंद्रमा जो है लग्न कुंडली में कहाँ पे है? सेकंड भाव में ही है। तो वहां भी गुरु पहुंच गया है मेष राशि में, है ना। तो मेष राशि में वो अप्रैल में पहुंच जाएगा, तो गुरु का भी आशीर्वाद मिल रहा है, शनि का भी मिल रहा है, मंगल का भी मिल रहा है। तो जी ट्रांजिट में सर, यहाँ पर जी सर। ट्रांजिट के हिसाब से बहुत बढ़िया टाइम अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल से। तो जुलाई का जो ट्रीटमेंट है 15 जुलाई से लेके 5 या 10 अगस्त के बीच का, वो ज्यादा अच्छा है। एक बार गुरु जी ट्रांजिट का नियम बताएंगे, थोड़ा सा रिपीट हाँ, कर। ट्रांजिट का नियम हो गया, इस महीने तो हो गया लगभग हम्म। पूरा महीना ट्रांजिट में ही चला है। ट्रांजिट का नियम ये होता है कि हमें ट्रांजिट के लिए सबसे पहले देखना चाहिए संतान कारक प्लेनेट। ठीक है, ठीक है। तो संतान कारक प्लेनेट क्या होता है कि एज पर जेमिनी पद्धति से जो परसेंट। डिग्री वाइज घटते हुए क्रम में पांचवा। डिसेंडिंग, हाँ, 5वें स्थान पे आता है, वो है संतान कारक प्लेनेट। तो हम्म, जिस राशि में रहता है, मतलब जिस हम्म, भाव में रहता है, ठीक है, हम्म, इसे राशि मान लीजिए, भाव मान लीजिए, हम्म, जिस भाव में रहता है उस भाव पर शनि या मंगल का की दृष्टि उस समय दृष्टि या युति होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, और मान लीजिए शनि की दृष्टि, हमने अभी क्या देखा था कि शनि की दृष्टि पड़नी हम्म, चालू हो गई
जनवरी से, तो शनि का ट्रांजिट लागू हो गया। ठीक है। हम्म, अब उसके बाद से आता है कि संतान का भाव पंचम, और हमारा लग्न, लग्न या पंचम पे मंगल का प्रभाव जरूर होना चाहिए। ठीक ठीक है। है। लगन या पंचम पे मंगल का प्रभाव होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर शनि 11 में नहीं होता, ठीक है, 11 में नहीं होता, वो किसी और राशि में होता। मान लीजिए वो जो है 11th में होता, कहाँ पे होता है, 11th में। तो 11th में होने से क्या हुआ कि अभी अभी 11th में मान लीजिए शनि है, तो शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, लग्न पे पड़ रही है। तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, लग्न पे पड़ रही है, और पंचम पे पड़ रही है, लेकिन संतान कारक भाव पे नहीं पड़ रही है। तो हम क्या कहते हैं कि जब मंगल की दृष्टि सेकंड पे पहुंचेगी तब ट्रांजिट लागू होता, क्योंकि शनि संतान कारक भाव को नहीं देख रहा है। तो हम्म, मंगल, ये सिर्फ लग्न या पंचम को देख रहा है, लग्न और पंचम को। तो जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी या युति होगी सेकंड भाव में, तब जो है ट्रांजिट लागू होगा। मान लीजिए कि मंगल कब यहाँ देखेगा, या तो 7th में होगा या फिर अष्टम में होगा। ठीक है। तो जब तो यहाँ से देखेगा या इसके बाद वो 11th में जाएगा तब देखेगा। तो जब वो नवम में होगा, जब वो दसम में होगा, तब ट्रांजिट लागू नहीं होगा। ठीक है। जब वो नवम में होगा तो ट्रांजिट लागू नहीं होगा, क्योंकि शनि 11th भाव में है, और वहां से उसकी दृष्टि सिर्फ पंचम पे पड़ रही है और लगन पड़ रही है, सेकंड भाव पे नहीं पड़ रही है। तो शनि का ट्रांजिट एक तरह से लागू हो रहा है लगन और या पंचम पे। तो दूसरा जो प्लेनेट मंगल बचा, उसकी दृष्टि हमें सेकंड पे चाहिए ही चाहिए। तो या तो सप्तम में हो, या अष्टम में हो, या फिर 11th में हो, तब उसका ट्रांजिट लागू होगा। अगर वो 9th में होगा तो ट्रांजिट लागू नहीं होगा, 10th में होगा लागू नहीं होगा, 12वें में होगा लागू नहीं होगा, लगन में होगा तो भी लागू नहीं होगा, क्योंकि शनि की तो लगी नहीं रही है, तो मंगल का तो होना जरूरी है वहां पे, है ना। तो दोनों प्लेनेट का जब ट्रांजिट लागू होना चाहिए, तो दोनों में से किसी एक का लगन या पंचम पे और दूसरे का संतान कारक राशि पे, संतान कारक होना जरूरी हाँ, है। तब जाकर ट्रांजिट लागू मंगल का हो चाहे शनि का हो। होगा। हाँ। ठीक है। तो अब चंद्रमा, चंद्रमा जो है चूंकि बहुत फास्ट प्लेनेट है, तो उसको हम उसी भाव पर देखना ज्यादा जरूरी है। और या फिर बहुत ज्यादा, चूंकि ये आईवीएफ ट्रीटमेंट है, डॉक्टर को हम प्रेशराइज नहीं कर सकते। या तो चंद्रमा जो है चूंकि संतान कारक भी है और पंचमेश भी है, अगर वो जिस दिन वो कहाँ पे आ जाए, शनि के साथ आके बैठ जाता। ठीक है। अब शनि क्या है, उस समय रहेगा यहाँ पे 12वें भाव में रहेगा, तो शनि के साथ बैठ जाए, और उसी समय मंगल की दृष्टि भी रहे, मंगल और शनि दोनों की दृष्टि में अगर आ जाएगा संतान कारक प्लेनेट, तो भी ट्रांजिट लागू हो जाता है। तो जिस समय वो यहाँ पे रहे छठे भाव में, छठे भाव मंगल उस समय है, तो यहाँ पे पहुंच जाए, छठे में पहुंच जाए तो शनि की दृष्टि हो जाएगी। तो वो रहता ही कि 2 दिन है, उसके बाद वो बदल जाएगा। तो उसी पीरियड में अगर नहीं हो पाया तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है। तो एक ऐसा पीरियड कि 15-20 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए आईजीएफ के लिए, उसी समय ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी जो पीरियड जो आ रहा है जुलाई वाला, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ट्रांजिट में कहीं भी समस्या आ रही हो, चाहे अभी इसके पीछे मैरिज का भी आया है ना, तो मैरिज का अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो उसको भी बता दीजिए, किसी एक चार्ट पे दोबारा समझा देंगे, है ना। ट्रांजिट समझना बहुत जरूरी है। दूसरा कि दशा अंतर दशा कैसा होना चाहिए वो भी समझना जरूरी है। निगेटिव कौन से है, पॉजिटिव कौन से है, जैसे कि अभी हम मैं बताता हूँ 3, 6, 8 भी निगेटिव है। ठीक है, लेकिन 3, 6, 8 को हम उपचार द्वारा ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें 8वां भाव सर्जरी भी है, छठा भाव रोग है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, किसी उपचार के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन 1, 4, 10 पूरी तरह से निगेटिव भाव माना जाता है मैरिज चाइल्ड बर्थ के लिए। वो अगर कहीं नक्षत्र पे और सबलाड पे आ रहा है तो बच्चे नहीं होते, कोई उपचार काम नहीं करता। ठीक है। तो निगेटिव चीज को हम जो निगेटिव पूरी तरह से है, जो भाव निगेटिव है चाइल्ड बर्थ के लिए, उसको हम पॉजिटिव नहीं कर सकते। कुछ निगेटिव सपोर्टर है, उनको हम निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, है ना। तो जैसे इस चार्ट में, पिछले चार्ट में कुछ निगेटिविटी उसको हम दूर कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा जैसे राहु के साथ चंद्रमा बैठ गया तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, राहु के मंत्र जब बहुत ज्यादा 18,000 मंत्र जब कंप्लीट करना चाहिए इनको, कम से कम 18,000 मंत्र जब कंप्लीट करके, और 18वें दिन क्या होता है, दशांश का हवन करना जरूरी है। तो हवन जो है करवाएं, और किसी भी सफाई कर्मचारी को भोजन जरूर कराएं। ठीक है, ब्राह्मण को या सफाई कर्मचारी को भोजन जरूर कराएं।
तो ये जितने राउंड हो सकता है, 1 राउंड 2 राउंड, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी टाइमिंग जो है वही रहना चाहिए जुलाई का, उसी पीरियड में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार दोबारा और प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरुजी, ये अपूर्वा जी की कुंडली में राहु और चंद्र बैठा हुआ है एक साथ, तो इनको समझाना भी तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमारा काम है कह देना। ठीक है, हमारा काम हाँ है कह देना। और लेडीज का चार्ट है अपूर्वा, हाँ अपूर्वा जी लेडीज है। नाम भी 8 का, बहुत जिद्दी और बहुत हठी। वो कंफ्यूजन पैदा करता है, क्या ना, वो समझ में नहीं आता, करे ना करे, होगा नहीं होगा, निर्णय लेने में दिक्कतें आती हैं, तो कंफ्यूजन पैदा करता है। तो डिग्री वाइज भी बहुत नजदीक है। भाई बाकी अपने हमारा काम है, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वही तो बताया गया कि राहु का उपचार करें। ठीक है, हाँ राहु राहु का मंत्र का जप करें। मंत्र जप में एक ऐसी चीज है कि वो एनर्जी जो है क्रिएट होगी और फिर वो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब समझिए जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल मोबाइल को हम हाथ से टच करते हैं ना, फटाफट काम करता है ये। अभी हम ग्लव्स पहन लेते हैं तो ये काम नहीं करता, है ना। तो जो चीज चीज के बना हुआ वो, उस चीज जो बीच में रुकावट आ रही है, उस रुकावट को दूर करना जरूरी होता है। तो वही कह सकते हैं कि जो राहु के बीच में जो रुकावट आ रही है, हालांकि राहु को पार कर चुका है तो समस्या नहीं आएगी, सिर्फ मंत्र जब से उसको दूर किया जा सकता है। राहु से पहले, जैसे राहु जो है यहाँ 15 डिग्री का, चंद्रमा अगर यहाँ 13 डिग्री का 12 डिग्री का होता, तब तो समझाना मुश्किल हो जाता है इनको, फिर ये नहीं समझ। लेकिन यहाँ पर मतलब राहु का उपचार करने के बाद भी समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ राहु के बीच मंत्र अगर करें तो बहुत सारी लाइफ में समस्या, ये बच्चे का नहीं है, लाइफ में बहुत सारी समस्याएं वो सब दूर हो जाएंगी। तो मंत्र जप इनको एक बार करके 18,000 का खुद करें, किसी ब्राह्मण से कराए, करा के पूजा पाठ मंत्र जप करवा ले एक बार, और हवन करवा ले, और फिर जो है आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। ठीक है, बाकी किस्मत अपनी अपने। हाँ, नहीं बराबर है। ठीक है, आज के लिए रहने दें। ठीक है, जी और मंडे जी को, सर, जी सर। हाँ आज कौन सी डेट है, 26 है। ठीक 26 है, शनिवार को मिलते हैं। ठीक है गुरु। ठीक है राधे राधे गुरु जी। गुड नाइट। नमस्ते सर। नमस्ते।